ये प्रेस वार्ता में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज आप सबके बीच हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर संदीप पाठक जी उपस्थित हैं और साथ में हमारे प्रदेश प्रभारी और दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री संजीव झा जी उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे पत्रकार साथी के साथ बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी पत्रकार साथियों को भी आज की पत्रकार वार्ता में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद और आभार। जैसा कि कोमल भाई ने बताया कि आज हमारे बीच में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और राज्यसभा सांसद आदरणीय संदीप पाठक जी हमारे बीच में हैं। आज से कुछ ही दिन पहले आप सबको जानकारी होगी कि हमने पूरे प्रदेश की ब्लॉक तक की संगठन की घोषणा हमने की थी। तो संगठन की घोषणा के बाद अब आज हमने सभी संगठन के साथियों का शपथ का कार्यक्रम रखा है। सभी संगठन के पूरे प्रदेश के ब्लॉक तक के साथी आज आ रहे हैं और के शपथ के साथ साथ आगे किस तरह से संगठन की रूपरेखा और साथ में कैसे लोगों के बीच में जाए उस विस्तार से चर्चा होगी और बाकी बातें हमारे बीच में संदीप भाई हैं। मैं संदीप भाई से निवेदन करता हूँ कि बाकी चर्चा पत्रकार साथियों के साथ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने पहले ये इंडिकेट किया था कि छत्तीसगढ़ में इस बार विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है वो बहुत ही विकराल विशाल रूप लेने वाला है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ेगी। संगठन बनाने की प्रक्रिया हमने शुरू की थी और संगठन बनाने की प्रक्रिया में आज हम पहला ऑफिशियल स्टेप लेने जा रहे हैं। आज लगभग 1000 के आसपास हमारे ऑफिस बेरर पदाधिकारी शपथ लेंगे। ये शपथ पदाधिकारियों का शपथ हम हर राज्य में हर जगह करते हैं। इसमें इस मातृभूमि की सेवा को सर्वोपरि भावना से प्रेरित करने के लिए ये शपथ ली जाती है। इस शपथ के बाद 1000 के आसपास हमारे ऑफिस बेरर अपॉइंट हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम जो दूसरा कदम लेंगे वो सर्कल लेवल पर संगठन को ले जाने का लेंगे। सर्कल लेवल पे ले जाने का कहने का मतलब ये है कि हर 5 से 10 गांव के पीछे एक ऑफिस बेरर की टीम होगी, उनका भी शपथ होगा। वो हमारा दूसरा कदम होगा। तीसरा कदम जब हम लेंगे संगठन का तो वो हर गांव में गांव की कमेटी और हर वार्ड में वार्ड की कमेटी से होगी। 11 मेंबर्स कमेटी बनेगी हर गांव में और इस तरीके से लाखों की संख्या में पदाधिकारी नियुक्त होंगे और शपथ लेंगे। मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी का संगठन आज इस देश में, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी का संगठन जिस राज्य में भी हमने बनाया है पूरी तरीके से देश में बहुत मजबूत है। भाजपा और कांग्रेस के संगठन के साथ समस्या ये है कि इनकी संगठन अब पुरानी होती जा रही है। देशभक्ति की भावना धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ की संगठन जो बन रही है वो यंग है, नए जमाने के संगठन है, नया संगठन है, देश भावना से, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। तो हमारा संगठन, हमारे संगठन की ताकत इतनी सक्षम रहेगी कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को एक साथ निपटने के लिए तैयार रहेगी। तो आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है। अगले 15 से 20 दिन में हम अगले स्टेप के सर्कल लेवल की शपथ फिर होगी और उसके बाद आने वाले समय में फिर हम विलेज कमेटी बनने के बाद फिर लार्ज स्केल पे एक बहुत बड़ी शपथ ग्रहण की जाएगी और उसके बाद हम आगे का कैंपेन शुरू करेंगे। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और मुद्दा है जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है हाईलाइट करना। अभी जो हमारे 10 जवान शहीद हो गए, बहुत दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है कि आए दिन 2000 अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे तो लगभग 200 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके और सैकड़ों घायल हो गए।
कांग्रेस अकेले के समय में आप देखेंगे तो 50 से ज्यादा शहीद हो गए पिछले कुछ समय में। 2021 में हुआ, फिर 2020 में हुआ, बीजापुर सुकमा बॉर्डर। बड़े दुख की बात है कि राज्य की सरकार कभी भी इस मुद्दे को सीरियस नहीं ले रही है। पिछली बार 2021 में, मेरे ख्याल से दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री बघेल साहब ने यह कहा था कि हम 360 व्यू लेंगे, 360 डिग्री व्यू लेंगे, सिर्फ बुलेट से मैटर एड्रेस नहीं होगा, ये उन्होंने कहा था। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने 360 डिग्री का एक भी डिग्री कोई स्टेप से एक्शन लिया है? आपने अभी तक एजुकेशन को लेकर कुछ किया, वहां पे शिक्षा को लेकर कुछ किया वो नक्सल अफेक्टेड एरिया पे? क्या आपने रोजगार को लेकर नक्सल अफेक्टेड एरिया पे कुछ किया आपने? इसको भी छोड़ दीजिए, क्या आपने बातचीत की प्रक्रिया अडॉप्ट की है वहां पे? क्या आपने कंसल्टेशन किए? क्या आपने कोई भी एक कदम ऐसा सीरियसनेस के साथ उठाया है जिससे इस समस्या का समाधान हो सके? इसका उत्तर आप सबको पता है, नहीं। आज तक एक भी गंभीरता के साथ कदम नहीं उठाया गया। इनके पर्दे के पीछे का जो चरित्र है वो अलग है, पर्दे के सामने का चरित्र अलग है। पर्दे के सामने ये कहते हैं कि जल, जंगल, जमीन, और पर्दे के पीछे क्या करते हैं? जितने भी जंगल है उसको बेचते जा रहे हैं, इलीगल माइनिंग चल रहे हैं, जान पहचान के दोस्तों को माइनिंग दिया जा रहा है। जनता को जो वहां पे रहते हैं, आदिवासी भाई जो रहते हैं, उनसे बिना कंसल्ट किए, बिना कंसल्टेशन के, बिना बातचीत की, कब्जे के जैसे वहां जाकर ये माइनिंग देते जा रहे हैं। लूटा लूट मचा हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि क्या हमारे आदिवासी भाई, आप इस तरीके की काम जो कर रहे हैं उससे कोई भी आपको प्यार करता होगा? कोई भी आदिवासी इलाके में जाके पूछिए कि क्या वो आपको प्यार करते हैं? अरे भाई, प्यार तो सबसे बेसिक चीज है, और प्यार आपके कर्मों से जनित होगा, आपके भाषणों से और पोस्टर से जनित नहीं होगा। आपने ऐसा एक भी काम किया है जिससे कि हमारे आदिवासी भाई और वहां की सारी व्यवस्था प्यार करे आपसे? जब भी ऐसी दुर्घटना होती है, ये आ जाते हैं, फिर कहते हैं हम ये मुआवजा देंगे, वो मुआवजा दे देंगे, जो अपना आत्मसमर्पण करेंगे उसको मुआवजा दे देंगे, जो शहीद हो गए उनको। अरे मुआवजा दे रहे हो आप? पहले जान को आप जोखिम में डाल रहे हो और फिर बाद में कहते हो मुआवजा दे देंगे। अपने पास रखो। और मुआवजा भी क्या दे रहे? 10 लाख दे दिए, 1 एकड़ जमीन खरीदोगे तो रजिस्ट्री फ्री कर देंगे, ये करोगे तो फलाना कर देंगे, ये ढिमका कर देंगे। ये मजाक है ये। मैं मुख्यमंत्री जी से 2-3 सीधे सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि यह मुद्दा गंभीर है, इसे गंभीरता से लेनी बहुत जरूरी है। पिछले 4-4.5 साल में मुख्यमंत्री जी ने क्या एक भी सीरियस कदम उठाया है इस मुद्दे को डील करने के लिए? पहला। दूसरा, अभी तक पिछले 4-4.5 सालों में कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है? अगर आपने कोई एफर्ट्स किए हैं तो आत्मसमर्पण हुआ होगा, और अगर आत्मसमर्पण हुआ होगा तो कितने अभी तक आत्मसमर्पण हुए? तीसरा, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है, सिक्योरिटी फोर्सेस बनाते हैं देशभक्ति के नाम पे। आप उनको बॉर्डर पे ऐसे नहीं ढकेल सकते, आप उनको डेंजरस जगहों पे ऐसे नहीं ढकेल सकते। आपने पिछले 4-4.5 सालों में टेक्नोलॉजी को और एम्यूनिशन को अपग्रेड करने के लिए, ट्रेनिंग को अपग्रेड करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? और मेरा अंतिम प्रश्न, और कौन कौन से जंगल है जिसे आप बेचने जा रहे हैं आने वाले समय में? ये 4 मेरे प्रमुख प्रश्न है। और सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली में अगर कोई शहीद होता है देश की सेवा करते हुए तो 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाती है। पंजाब में जब कोई शहीद होता है तो 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाती है। यहां पर भी तो शहीद हो रहे हैं, 1 करोड़ क्यों नहीं दे सकते मुख्यमंत्री साहब? क्या उनकी नियत में खोट है, वो 1 करोड़ देना नहीं चाहते, या फिर उनके पास पैसा नहीं है? उनको स्पष्ट करना चाहिए कि 1 करोड़ की सम्मान राशि देने में क्या तकलीफ है। हम मांग करते हैं कि तुरंत 1 करोड़ की सम्मान राशि जितने भी शहीद हो रहे हैं, हुए हैं, उनको दिया जाए। और ये 4 प्रश्न मेरे मुख्यमंत्री जी से हैं। और ये मुद्दा राजनीति करने का नहीं है, इस मुद्दे पे हम राजनीति नहीं करना चाहते,
इस पे अगर बोलना चाहते तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन प्रश्न जब देश की आंतरिक सुरक्षा की है तब राजनीतिक एकजुटता बहुत अनिवार्य है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप इतने सालों से राज कर रहे हैं और राज के नाम पर आप जब धरे हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, आपकी प्रायोरिटी ही नहीं है, आपकी प्राथमिकता में ही नहीं है, तो प्रश्न तो पूछना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं चले सकता है, ऐसे तो जवानों को शहीद होने नहीं दिया जा सकता है, ऐसे जंगलों को बिकने नहीं दिया जा सकता है, ऐसे जो हमारी आदिवासी भाई वहां पे रहते हैं उनके लिए बेरोजगार, उनके लिए शिक्षा, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे को सीरियस लेंगे और मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न। ये आप लोग जो शपथ ग्रहण करा रहे हैं, शपथ ग्रहण की क्या जरूरत पड़ी? आमतौर पर संगठन में नियुक्तियों को शपथ ग्रहण तो होता नहीं है, शपथ ग्रहण क्यों करा रहे हैं? आमतौर पर नहीं होता होगा। हमारी पार्टी में जब एक पद देते हैं तो पद की भावना का बोध कराने के लिए जब हम शपथ लेते हैं, देश की सुरक्षा के लिए भी, देश की सेवा के लिए भी हम शपथ लेते हैं अलग अलग जगह पर, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इस पे हम ये कहते हैं कि पार्टी हमारे लिए द्वितीयक है, प्राथमिकता जो है देश है, राष्ट्र सर्वोपरि है। अच्छी भावना के लिए, देशभक्ति की भावना के लिए ऐसे प्रैक्टिसेस होते रहने चाहिए, सभी पार्टियों को करना चाहिए। बड़ी घटना हो गई नक्सल की, जैसे आप भी बता रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के तमाम नेता गए, प्रदेश के भी। आप पार्टी से कौन गया? आप लोग के यहाँ से कोई गया? जा रहे होंगे आप? जी 30 तारीख में अभी गए, पहले से निर्धारित है। ये आम आदमी पार्टी चुनाव में तो उतरने जा रही है, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि 1 लाख तक पदाधिकारी बन जाएंगे, क्या चुनाव तक हो पाएगा? इतने जल्दी आप लोग इतना बड़ा संगठन खड़ा कर पाएंगे? समय कम है। नहीं, समय पर्याप्त है। पहला 2 स्टेप जो होता है, अभी देखेंगे कि अभी हम एक अभियान चलाए थे, कार्यकर्ता जोड़ने का अभियान। उसके बाद संगठन का अनाउंसमेंट हुआ। पहला अनाउंसमेंट है, लगभग 1000 के आसपास है। 1000 को अब ये चेन रिएक्शन पे होता है। इसके बाद अगला स्टेप और उसके अगला स्टेप 15 से 20 दिन में अगला स्टेप हो जाएगा, उससे 15 से 20 दिन में अगला स्टेप हो जाएगा। कुछ खास जगह फोकस कर रहे हैं क्या? कई पार्टियां कुछ खास संभागों में ध्यान दे रही हैं, तो आपकी ओर से भी ऐसे ही है कि पूरे प्रदेश में आप लोग? पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं। सारे विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और सारे विधानसभा को पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाने को ध्यान में रखेंगे। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे क्या आप लोग करेंगे? गठबंधन पे कुछ नहीं, हमारा सीधा सरल अप्रोच यही है कि हम अकेले जाएंगे, अपने शक्ति और सामर्थ्य के बल पर जनता तक अपने मुद्दे को पहुंचाएंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के भी प्रतिक्रिया दे दीजिए। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हुआ है या फिर मकान जो हैं उनके निवास में खर्च हुआ है, उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। उस पर एक तरीके से आप लोग ने जो ईमानदार छड़ी बनाई थी उस पर ठेस लगी है। इसको कैसे देखते हैं आप? इसका जवाब क्या है? जनता ये सब पूछ रही है। देखिए, आपको इस पूरे मुद्दे को परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से अडानी और मोदी जी के रिश्ते को उजागर किया, जग जाहिर किया, उसके बाद जिस तरीके से ये डिग्री वाली मुद्दा आया, उसके बाद जो तीसरा जो पुलवामा हमला जिस पर राजनीति की गई है, उनके खुद के चुने हुए गवर्नर साहब ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर गई थी अपने किए कारनामों पे। उनको एक मुद्दा उठाना था, उन्होंने मुद्दा उठाया मुख्यमंत्री के निवास का। मैं अब उस निवास के बारे में आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। मैं भी वहां पे जाता रहा हूं मीटिंग के लिए। एक छोटा सा घर था जिसमें अगर आप अंदर भी जाते तो पहले कमरे में छोटा सा ड्राइंग रूम था, छोटा सा डाइनिंग रूम था और 3 कमरे उस पे लगे हुए थे। और बाहर भी कोई लॉन बहुत बड़ा नहीं था, छोटे छोटे ऑफिसेस बने हुए थे। 80 साल पुराना घर था। मेरे आंख के सामने मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं, कुर्सी जहां पे लगती है इधर लोग बैठते हैं, पूरे का पूरा छत नीचे गिर गया। मैंने अपनी आंख से देखा है, इट्स फॉर फैक्ट, रिकॉर्ड में भी है, रिपोर्ट में भी है कि जहां उनके माता पिता सोते हैं वहां का भी छत गिर गया था। पूरा बारिश के समय वो सींचता था। ऐसे में पीडब्ल्यूडी ने प्रपोज किया कि इसको रिनोवेशन से काम नहीं चलेगा, 80 साल पुराना हो गया है, मुख्यमंत्री का निवास है, रिस्क नहीं ले सकते, इसको पूरा बनाना पड़ेगा।
अब मुख्यमंत्री के निवास को पीडब्ल्यूडी तय करती है बनाने के लिए, और यह भी तय होता है कि अब से वही 6 फ्लैगस्टाफ वो बंगला है, घर है, कि अब से यही मुख्यमंत्री का निवास रहेगा आगे भी, जो भी मुख्यमंत्री बने। अभी केजरीवाल जी हैं, भविष्य में कोई और आएंगे, भविष्य में भाजपा के आएंगे, कांग्रेस के आएंगे, दूसरी पार्टियों के आएंगे, तो यही मुख्यमंत्री निवास रहने वाला है। तो मुख्यमंत्री निवास रहने वाला है, उस बात को ध्यान में रखकर उनके ऑफिस की व्यवस्था और सारी व्यवस्था को ध्यान में रखकर पीडब्ल्यूडी ने एक घर बनाया। अब अगर इसको तुलना करना है तो तुलना दूसरे मुख्यमंत्रियों के निवास से करना चाहिए। अगर इसको तुलना करना है तो खर्चे जो हो रहे हैं वो दूसरे मुख्य प्रधानमंत्री जी सेंट्रल विस्टा में अपने लिए एक घर बना रहे हैं किनारे में, 500 करोड़ का एस्टिमेटेड बजट है, जो कि बढ़ के 1500 करोड़ 1300 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। ये अगर तुलना करना है तो इससे करते हैं। जो एलजी साहब है उनके घर का रिनोवेशन पूरा नहीं बना, डेंटिंग पेंटिंग पुताई साफ सफाई जो करते हैं ना, जाला बाटा निकालने वाला, वो करवाने में 15 करोड़ लग गए। इसी तरीके से दूसरे मुख्यमंत्री 150 करोड़ 200 करोड़ के लिए अपने लिए फ्लाइट लेते हैं, चलिए आपको जरूरत है आप लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मुद्दे को परिप्रेक्ष्य में देखिए। मुद्दे को अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो मुख्यमंत्री निवास को पीडब्ल्यूडी ने जो घर बनाया है, जिस तरीके से सबके बनाते हैं वैसे उन्होंने बना के दे दिया। भाई हमें पहले जिस छोटे से घर में दिया था वहां मुख्यमंत्री जी रह लिए, आज बना के वापस दे दिया, वहां पे चले गए रहने के लिए, कंटिन्यू कर लिए। अगर इनको लगता है कि वो बहुत लैविश बन गया है तो वो एलजी साहब वहां रह ले, हमें कोई दूसरा घर दे दे, हम दूसरे घर में रह लेंगे। घर इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने इस देश में शुचिता और राजनीति में स्वच्छता की राजनीति लेकर आए हैं, वही हमारी यूएसपी है, और जीते जी हम उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आम आदमी से खास तौर पर ये उम्मीद की जाती है ना कि इस तरीके से लग्जरी लाइफ ना जिए। वो कई बार बयान भी दे चुके हैं, और ये बात भी आ रही है कि भाई छत टूटी थी तो पर्दे 5-5 लाख के क्यों लगाए गए? पर्दों में तो छत का कोई कनेक्शन नहीं। मैंने भी टीवी से ये सुना, पर्दे इतने लाख के लग गए, टाइल्स इतने लाख के लग गए। पीडब्ल्यूडी का स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है, जैसे ये बनाते हैं उन्होंने वो बनाया है। अगर फिर भी इनको लगता है, अभी अभी बन के तैयार हुआ है, भाई अगर इनको लगता है वो बहुत महंगा है तो वो एलजी साहब ले लेना चाहिए और हमें दूसरा घर दे। मुझे ये लगता है कि भाजपा को ये लगता है कि वो घर बहुत शुभ है, वहां रह के केजरीवाल जी बार बार मुख्यमंत्री बन रहे, पता नहीं आगे क्या क्या बन जाए, तो इस घर को छीन लो, ले लो। आपके वहां रहने से आपका कर्मों से आदमी आगे बढ़ता है। तो अगर वो घर लग रहा है कि ज्यादा लग्जरी बन गए, आपके तो बड़े नेताओं के रहते ही हैं, चलो आम आदमी को हमें नहीं चाहिए, आप ले लो वो घर, बड़ा सिंपल सा मुद्दा है, आप हमें दूसरा घर दे दीजिए। थैंक यू।